चले, तो आज हम अपना जो कोर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं और हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं विद द रेस्पिरेटरी मॉड्यूल। और रेस्पिरेटरी मॉड्यूल होपफुली इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हाई है, बट ये इंशाल्लाह होपफुली 6 दिनों में खत्म हो जाएगा, 6 से 7 दिनों में। सबसे पहली ये बात। दूसरी बात कि कल भी मैंने बताया था, जिन्होंने नहीं सुना, हम कैसे पढ़ रहे होते हैं। एक पेज नंबर में बताता हूँ। फॉर सपोज आज हम स्टार्ट करें 678 से। आप लोगों ने क्या करना है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बुक बंद कर देनी है, गौर से सुनना है, जितना याद कर सकते हैं आप करें, जितना समझ सकते हैं आप समझें। फिर हम क्या करते हैं, मैं एक छोटा सा ब्रेक देता हूँ जिसमें एक स्टूडेंट पढ़ता है और दूसरे सब उसको सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं। ठीक है, वो हो गया। फिर हम आज के बाद ये रखेंगे, मैंने कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला या शायद वो सवाल पूछते हैं और मैं नहीं देख पाता, तो हर पेज के एंड पे मैं एक सवाल, आप अगर कोई भी पूछना हो तो हर पेज के एंड पे आप लोग पूछ सकते हैं। वो मैं एक पॉज ले लूंगा छोटा सा, अगर किसी को भी पूछना हो तो वो टाइप कर ले रीडिंग के वक्त या रीडिंग के बाद। ठीक है भाई, एक ये बात। उसके बाद आपने क्या करना होता है, घर जाके जो हमने पूरा लेक्चर लिया है उसको एक रीड देनी है अच्छी सी, बस दैट्स इट। एक दिन आपने पहले रीड देनी है, जो मैं बोलता हूँ, पता नहीं कौन पढ़ के आता है नहीं पढ़ के आता, हम वेटिंग में होते हैं, आप लोग पढ़ लिया करें 10-15 मिनट, 10 मिनट में पढ़ा करें पहली जो रीड होती है। फिर यहाँ पे पढ़ लिया, देन अल्टीमेटली घर जाके पढ़ लिया, तो ऐसे क्या हुआ, आपके 3 रीड हो गए फर्स्ट एड को, और क्या चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये, आप लोग देखेंगे इस पूरे कोर्स में कोई टॉपिक होगा जो मैं जल्दी करा लूंगा, कोई टॉपिक होगा जो 2 लाइनें लिखी होंगी लेकिन उसको मैं ज्यादा टाइम दूंगा। तो वो सब आप मुझ पे यकीन रखें, जब आप एक कोर्स कर रहे हैं तो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी मैं उसको ज्यादा टाइम दूंगा, जो चीज नहीं इंपॉर्टेंट होगी हो सकता है मैं 1-2 पेजेस कभी कभी मैं स्किप भी करा देता हूँ। बहुत रेयरली होता है स्किप कराना, या मैं ऐसे ही ओवरव्यू दे देता हूँ। लेकिन कुछ 2 लाइंस होती हैं जो कि मैं 15 मिनट बैठ के समझा रहा होता हूँ, तो वो आपने समझ जाना है कि यस दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज लाइक लो यील्ड चीजें हैं। तो आपने, यही फायदा होता है ना पढ़ने का, कि हमें पता तो हो कि हमें याद क्या करना है, याद क्या नहीं करना। तो वो मैं बताता भी जाता हूँ और मैं इसी तरह से पैटर्न से पढ़ा रहा होता हूँ। तीसरी बात ये कि कभी कभी ये होता है, जो आपके दिमाग में सवाल आ रहे होते हैं, हो सकता है वो नेक्स्ट टॉपिक पे हो। ठीक है, हो सकता है मैं 5 मिनट बाद वो आपको जवाब दे दूं, तो तभी मैं बोल रहा हूँ एक पेज तक होल्ड किया करें। और ऐसे भी होगा कि एक टॉपिक है, फॉर सपोज आज हम पढ़ने वाले हैं, मिसाल के तौर पे हम एक टॉपिक करने वाले हैं, कंजेनाइटल डायाफ्रेगमेटिक हर्निया। ठीक है भाई, वो एक्चुअल टॉपिक जीआईटी का है, यहाँ पे वर्ड है तो मैं थोड़ा सा वो डिफाइन किया करूंगा, यहाँ का टॉपिक नहीं होगा तो वो हम वहां पे जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो भी आप लोग खुद ही समझ जाया करें कि सर अगर एक्सप्लेन पूरा नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि कहीं और जरूर होगा। और लीव मी, एक एक टॉपिक जो हाई यील्ड होता है ना फर्स्ट एड में, हम लोग 5 से 6 बार डिस्कस करते हैं, एक बार में नहीं करते। ठीक है भाई, ये बातें समझ आ गई तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द पेज नंबर 678, जो कि रेस्पिरेटरी मॉड्यूल का पहला पेज है। ठीक है, तो फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अगर हमें थोड़ा बहुत याद हो कि 3 वीक पे क्या होती है, एक ट्राइलेमिनर डिस्क बनती है। ठीक है, जो कि क्या, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, अभी हमने रिप्रो में पढ़ा था, इपीब्लास्ट, नॉट इपीब्लास्ट, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्मल लेयर होती है। अब वहां से क्या होता है, सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। और हमें पता है कि जीआईटी कैसे डेवलप होता था, कि मीडोडर्म से और एंडोडर्म से क्या होता था, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट बनता था, जो कि आगे चल के पूरा जीआईटी बनाएगा। अब होता क्या है, ड्यूरिंग दैट डेवलपमेंट ये जो फोरगट बना था ना, ठीक है, कहाँ से, उस ट्राइलेमिनर डिस्क से, इतना बताओ। वो जो फोरगट बना था उसमें से एक, क्या बोले, एक छोटा सा टिश्यू अलग होने लगता है। और उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फोरगट के टिश्यू को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डाइवर्टिक्यूलम। डाइवर्टिक्यूलम क्या बोलते हैं, एक कैविटी होती है जो कि एक गुच्छा है, एक बड है जो कि अलग हो रहा है, किससे, फोरगट से। कौन से फोरगट से, जो अपर ऐसे वाला फोरगट है, यानी बाद में चल के जो ईसोफेगस और स्टमक बनाएगा, वहां से क्या हुआ, एक रेस्पिरेटरी बड निकलता है। और वो रेस्पिरेटरी बड थ्रू अ सीरीज ऑफ क्या, सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर।
और वो सीरीज कौन सी है उसको डिस्कस करने से पहले, बहुत टाइम हो गया, आप लोगों को शायद याद ना हो, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मेजर मेजर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? नॉस्ट्रल्स से शुरू होता है, ठीक है। नॉस्ट्रल्स होते हैं, फिर फेरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स होता है, फिर ट्रेकिया होता है, फिर ट्रेकिया की बाइफर्केशन होती है, फिर वो किस में कन्वर्ट होता है? ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है, फिर वो ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, अल्टीमेटली वो एल्वेलाई जो कि सेक्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि किस में काम आ रहे होते हैं? गैसियस एक्सचेंज में काम आ रहे होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वेलाई तक। पहली बात, ये जो लंग्स हैं ये कवर्ड होती है किससे? प्लूरा के थ्रू। और ये कहाँ पे लाई कर रही होती है? हमारी चेस्ट कैविटी में, ठीक है। दो लंग्स होती हैं, एक राइट एक लेफ्ट, इतना तो सबको पता होगा। लंग में मेजर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक टाइप 1 न्यूमोसाइट, एक टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 1 क्या करते हैं? उसकी जो बेसिक कैविटी है उसको बनाते हैं, यानी बेसिक लाइनिंग है उसको बनाते हैं। वाइल टाइप 2 न्यूमोसाइट का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है अदीब? हाँ, तेज बोलना होता है। नहीं, हाँ एक तो चलो, दूसरा क्या काम हो सकता है? शाबाश, यहां से जवाब आ गया डॉक्टर सवेरा। ठीक है भाई, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट, जो कि लंग के कोलेप्स को बचाता है। इतना समझ आ गया? ठीक है भाई। अब हम पढ़ते हैं, हम क्या कर रहे थे कि जो डेवलपमेंटल सीरीज है जिसके थ्रू लंग डेवलप होते हैं एक लंग बर्ड से। अब सर ये तो मसला है, ये हमें कैसे याद हो? तो ये याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको जरूर पता हो कि ये फेजेस होते हैं, ठीक है। और वो फेजेस कहाँ से शुरू होते हैं? वो शुरू होते हैं वीक 4 से, जहां पे वो लंग बड कन्वर्ट होता है, क्या क्या बनाता है? ट्रेकिया और ब्रोंकाई तक, 7 वीक तक, 4 से 7 वीक तक। और उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक पीरियड। प्लीज एम्ब्रियोनिक को एक याद रखिएगा, क्यों? इससे एक क्लिनिकल। लंग बड से क्या बना? ट्रेकिया और ब्रोंकाई, मेजर ब्रोंकाई। अब दूसरा पीरियड कौन सा शुरू हुआ? सूडो ग्लैंड्यूलर, 5वें हफ्ते से लेके 17वें हफ्ते तक। लाजमी नहीं आपको याद हो, मुझे भी सीरीज याद नहीं, कोई बात नहीं है। सूडो ग्लैंड्यूलर से क्या होता है? ब्रोंकाई से लेके छोटे ब्रोंक्यूल्स तक बन रहा होता है। देन दूसरा कौन सा है? कैनेलिक्यूलर। वो कहाँ से शुरू होता है? 16वें हफ्ते से लेके 25वें हफ्ते तक। और उसमें क्या हो रहा होता है? वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे एल्वेलर डक्ट तक बनता है। देन आखिरी जो है वो हमारा 24वें हफ्ते से शुरू होता है। बस ये याद हो, एक एम्ब्रियोनिक, दूसरा कौन सा? सेक्युलर। सेक्युलर कब स्टार्ट होता है? 24वें हफ्ते से लेके बर्थ तक। और उसमें क्या बनते हैं? एल्वेलाए बनते हैं, जो एल्वेलर सेक है वो बनते हैं। मैंने क्यों बोला दो? जरूर याद हो। एक के क्या बोला मैंने? एम्ब्रियोनिक, 4 से 7वें हफ्ते तक। पता है इसको एम्ब्रियोनिक क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये जो फीटस की ग्रोथ है ना, जिन्होंने रीप्रो पढ़ा है उनको याद आ रहा होगा कि जो फीटस की ग्रोथ है इस दौरान ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, इसकी वजह से इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? हाँ, एम्ब्रियोनिक पीरियड बोल रहे होता है, ठीक है, 8वें हफ्ते तक। तो इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली वो बड से एक ऑर्गन डेवलप हो रहा है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? अब होता क्या है, हमने क्या पढ़ा? ये कहां से बन रहा है? फोरगट से, ठीक है भाई। फोरगट क्या बनाता है? ईसोफिगस और स्टमक। अब होता क्या है? फॉर सपोज ये क्या है? ईसोफिगस है, ये क्या बन रही है? ट्रेकिया बन रही है। होता क्या है? ये अलग होता है ना, हमने यही पढ़ा ना, इस फोरगट से ये अलग होके बड बनेगा, फिर यहां से क्या बनेगी? ट्रेकिया और ब्रोंकाई। कभी कभी क्या होता है, ये जो बन रहा है उसकी एबनॉर्मल बनना हो जाता है और इनके बीच एक ऐसे कनेक्शन रह जाता है। ये जो कनेक्शन रह गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेक्यो ईसोफिजल फिस्टूला। अब ऐसे तो हम पढ़ लेते हैं ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला, लेकिन हमें समझ क्या है कि ये हुआ क्यों था, आखिर ऐसा क्या हुआ? तो ड्यूरिंग दैट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर वो सही से ना हो पाए और वो कनेक्शन रह जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला। मतलब क्या? कि ये ईसोफिगस है, मुंह ऊपर खुला हुआ है, ईसोफिगस आगे ट्रेकिया में ओपन हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है। या फिर ये ट्रेकिया होती है, वो ऊपर सिर्फ ट्रेकिया ही होती है, वो आगे ऐसे ईसोफिगस में खुलती है। वो उसके बहुत टाइप है, ये हम जीआईटी में जरूर पढ़ेंगे। समझ आ गया कैसे हो सकता है ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला?
ये बात समझ आ गई। मैंने दूसरा बोला था कि आपको सेक्युलर पीरियड जरूर समझ आना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। वो शुरू होता है 24वें हफ्ते से। 24वें हफ्ते से एक इंपॉर्टेंट लंग के लिए चीज आना स्टार्ट हो जाती है। वो क्या चीज है आप लोगों को पता है? 20, शाबाश अदील, 20वें हफ्ते पे क्या होता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सर्फेक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। और 24वें से 26वें हफ्ते तक इतना सर्फेक्टेंट हो जाता है कि हम उस बच्चे को क्या बोलते हैं कि दिस चाइल्ड मे बी कंपैटिबल विथ लाइफ। ठीक है भाई, इतनी लंग डेवलपमेंट हो जाती है, इतनी थोड़ी बहुत सर्फेक्टेंट, इतने न्यूमोसाइड बन जाते हैं कि वो जो 24वां 25वां हफ्ता है ना, उसको हम ब्रेकेट देते हैं। उससे पहले होता है तो हम क्या बोलते हैं, एक हम बोलते थे मिसकैरेज या प्रेगनेंसी लॉस जो इनकम्पेटेबल विथ लाइफ है। 24वें हफ्ते के बाद हम क्यों बोलते हैं, द मेजर एक रीजन ये भी होता है कि 24वें हफ्ते पे क्या होते हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग व्हाट, सर्फेक्टेंट। शुरू 20वें से होता है लेकिन इनफ 24वें 26वें तक हो जाता है। लेकिन मेच्योर ये कब तक होता है, कोई बताएगा मुझे? कि भाई बिल्कुल ही इनफ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा इस डिलीवरी में, फुल मतलब कि भाई शाबाश, एटलीस्ट 34 to 35 की। ठीक है भाई, उसमें फिर हमें कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सर्फेक्टेंट इनफ प्रोडक्शन हो जाती है। ये था सेक्युलर पीरियड के बारे में। लेकिन अब एक और मजे की बात लंग्स के अंदर आती है, विच इज नोन एज एल्वेलर पीरियड। ये क्यों खास है एल्वेलर पीरियड, कोई बताएगा जिसने पढ़ के आया हो? एल्वेलर पीरियड वाहिद पीरियड ऑफ लंग डेवलपमेंट है, देखो हम किसी भी ऑर्गन में ये नहीं पढ़ते हैं, जो कि बर्थ से स्टार्ट होती है लंग की डेवलपमेंट, बर्थ से, और चलती है 8 से 10 सालों की उम्र तक। समझ गए ये बात? उसके दौरान क्या होता है, ये जो एल्वेलाई एक फॉर्म हो गया ना, एक बलून फॉर्म हो गया, अब इसकी सरफेस एरिया कितनी है, मिसाल के तौर पे 1 स्क्वायर फुट है। होता क्या है इन एल्वेलाई में, सेप्टा 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 बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती है। एक एल्वेलाई में से 10 एल्वेलाई बन जाते हैं जो कि उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, लंग वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, गैसियस एक्सचेंज को बढ़ाते हैं, और इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, एल्वेलर पीरियड। और इसके अंदर क्या हो रहा होता है, सेकेंडरी सेप्टेशन। प्राइमरी कब हुई थी सेक्युलर में, जब एल्वेलाई पहली बार बने। सेकेंडरी सेप्टेशन कब हुई, सेक्युलर पीरियड में, सॉरी एल्वेलर पीरियड में, जो कि बर्थ के बाद। अब ये क्यों इतना जरूरी है, मैंने इतना क्यों जोर दिया? देखो भाई, कोई भी बीमारी होगी ना जो बर्थ के बाद आती है और वो लंग्स को इन्वॉल्व करे, तो वो किस चीज को भी इन्वॉल्व करेगी, ये जो सेकेंडरी एल्वेलर फॉर्मेशन है उनको भी इन्वॉल्व करेगी, ये जरूर अभी आप लोगों को पता हो। तो अब हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे कि किस तरह से ये पीरियड हो रहे थे और इसमें क्या एक कोई हमारे पास मेजर इवेंट है। अब आप लोग भी वो पिक्चर खोल के देख लिया करें मोबाइल से, हाँ यहाँ ये लगी हुई है ना, चले ये भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि मोबाइल खोल लिया करें, वहां पे भी कुछ कभी कभी ऐसी पिक्चर होती है जो यहाँ पे बुक में नहीं दी होती ना। चले अभी तो ये है, इसमें भी है, आप यहीं से देख लें। तो पहला पीरियड क्या हो रहा है, एम्ब्रियोनिक भाई, जरूरी नहीं है ये आपको एग्जैक्टली याद हो, 6 हफ्ते से 8 हफ्ते तक उसमें देखें सिर्फ ब्रोंकाई बन रहा है। देन सूडो ग्लैंड्यूलर है, उसके अंदर क्या हो रहा है, टर्मिनल छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स बनना स्टार्ट हो रहा है। देन इसके अंदर क्या हो रहा है, कैनेलिक्यूलर में एल्वेलर डक्ट फॉर्म हुई है, अभी देखें कोई राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखें एक क्या चीज लिखी हुई है 25वें हफ्ते पर, रेस्पिरेशन कैपेबल, मतलब दिस चाइल्ड इज नाउ कंपेटेबल विथ लाइफ। समझ में आ गई? मतलब उसको बहुत, मोर्टेलिटी रेट तो बहुत होगा लेकिन सम वॉट कोशिश कर सकते हैं आप। ठीक है, और बस चले अभी वो नहीं बताता, छोड़ दें। देन वी हैव व्हाट, सेक्युलर पीरियड, और इसके दौरान क्या हो रहा है, 20वें हफ्ते से देखें सर्फेक्टेंट वो टाइप 2 बने, लेकिन 26वें हफ्ते तक 24वें हफ्ते तक सम वॉट वो बना रहे हैं, और वो मैक्सिमम कहां पे हो रहा है, अराउंड 34 36 वीक के बीच में
क्या हो रहा है, वो जो उसको मैक्सिमम अच्छा अमाउंट प्रोड्यूस करना था वो हो गया है। और जैसे ही सेक्युलर पीरियड खत्म हुआ, जो हमारा 36-38 वीक, यहाँ पर क्या बन चुके हैं ये देखें, प्राइमरी एल्वेलाई बनना स्टार्ट हो गए। अब पोस्ट नेटल पीरियड यानी बर्थ के बाद 8 सालों तक, आपकी बुक देखें वीक से ईयर में कन्वर्ट करिए ये चीज को, 8 सालों तक क्या हो रहा है, एल्वेलर पीरियड हो रहा है, और उसके अंदर क्या हो रहे हैं, सेकेंडरी सेप्टेशंस हो रही है। तो यही बताना था मुझे इस पेज पे आप लोगों को। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो वी विल स्टार्ट विथ, चले अब सब बुक बंद कर लेंगे, अब यहाँ सुनेंगे दोबारा, ठीक है। अभी आप लोग नए आए हो ना, आपकी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। अब देखें, अब चले मैं एक केस बताता हूँ, आप लोगों ने डायग्नोसिस कर दिया, ठीक है भाई। वी हैव वन आवर न्यू बॉर्न, जो कि कहाँ पे है, एनआईसीयू में, जल्दी जल्दी से उसको शिफ्ट किया जा रहा है। फॉर व्हाट? फॉर रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज, डिक्रीज सेचुरेशन और साइनोसिस विच प्रेजेंटेड जस्ट आफ्टर बर्थ। ठीक है, जैसे ही वो पैदा हुआ, उसको शदीद किस्म की क्या हो रही थी, साइनोसिस हो रही थी, और क्या हो रहा था, सेचुरेशन कम थी, इरिटेबल था, वो सांस लेने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये बच्चे की ये जो साइनोसिस है ना, ये कब इंप्रूव हो रही है, जब बच्चा रो रहा है। ठीक है, जब हमने टैप किया, रब किया बच्चे के स्टर्नम को, वो जैसे ही रोने लगता है तो उसकी साइनोसिस इंप्रूव हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो रोना बंद कर देता है, दोबारा साइनोसिस डेवलप करना स्टार्ट कर लेता है। जब हमने क्या किया, जल्दी से एनआईसीयू में शिफ्ट किया, इसको हम क्या कर रहे थे, एनजी ट्यूब लगा रहे थे, तो वो नाक से आगे ही नहीं जा रहा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप लोग इस टॉपिक के एंड में मुझे बताएंगे कि ये डायग्नोसिस क्या था, इसके बाद इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, और इसके बाद इसको अक्यूटली कैसे मैनेज करेंगे, क्रोनिकली इसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है भाई, अभी समझ नहीं आ रहा कि किसकी बात हो रही है, समझ आ रहा है? ठीक है भाई। नो, नॉट जीशान, नो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला नहीं है। टॉपिक के एंड का वेट करें, अभी मैंने तो बोला था ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला यहाँ का टॉपिक ही नहीं है, तो वो कैसे हो सकता है। तो दिस वाज द टिपिकल केस ऑफ कोनल एट्रेजिया। अब कोनल एट्रेजिया क्या है भाई? भाई कोनल एट्रेजिया, शाबाश किरण एंड डॉक्टर अलीजे। देखिए कोनल एट्रेजिया क्या चीज है, ये जो नाक है ना, आपको याद होगा, अगर थोड़ी सी एनॉटमी हो तो वो कहाँ जाके खुलती है, फेरिंग्स में ओपन होती है, पहली बात। और हम प्राइमरली सांस कहाँ से ले रहे होते हैं, कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं ना। ठीक है, हम मुंह से भी ले लेते हैं जब बड़े होते हैं, लेकिन जो हमारा जो प्रीमेटिव ब्रेन है ना, जो छोटे बच्चे का ब्रेन है, उसको नहीं पता कि कहाँ से सांस ली जाती है, मुंह से भी सांस मैं ले सकता हूँ। वो कहाँ से, दे आर एक्सक्लूसिवली, कहाँ से वो सांस लेते हैं, नॉस्ट्रिल्स से लेते हैं। तो एक डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी है, उसमें क्या होता है, एक कार्टिलेज, एक मेम्ब्रेनस प्लेट क्या कर जाती है, पीछे वाले जहां पे नोस्ट्रिल्स ओपन हो रहे हैं उसको क्लोज कर देती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कोनल एट्रेजिया। और वो कभी यूनिलेटरल होती है, कभी बायलेटरल होती है। खतरनाक ज्यादा कौन सी होगी, यूनिलेटरल खतरनाक होगी, वो एक नाक से सांस ले ही लेगा। बायलेटरल बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि वो बच्चा पैदा हुआ है, अब उसको पता ही नहीं है कि मुझे मुंह से सांस लेना है, तो वो कहाँ जाएगा, हाइपोक्सिया में जाएगा, सेचुरेशन ड्रॉप होगी, साइनोटिक हो जाएगा। जैसे ही वो रोएगा तो क्यों इंप्रूव हो रही है, क्योंकि उसका मुंह खुल रहा है, तो वहां से सांस जा रही है। समझ आ गई? और ऐसे भी आता है कि जब इसको हम फीड करा रहे हैं तो इसका साइनोसिस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुंह से तो क्या पी रहा है, दूध पी रहा है ना अपनी माँ का, तो क्या होगा, वो तो ईसोफेगस, तो उसका तो नॉस्ट्रल बंद हो रहे हैं ना, वो तो है ही बंद बल के। तो क्या होगा, फीडिंग पे जो साइनोसिस बढ़े और रोने पे जो साइनोसिस कम हो, दिस इज वेरी वेरी टिपिकल फॉर व्हाट, फॉर कोनल एट्रेजिया। उसको हम मैनेज कैसे करते हैं भाई, क्या करना है जल्दी से बताएं। इसके मुंह को खोल के रखना होगा अभिव्यक्ति तौर पे, तो ऐसे ना। तो हम क्या करते हैं, एक स्पेशलाइज हमारे पास एक, जो निप्पल बच्चे फीडर में वो पी रहे होते हैं ना, एक स्पेशलाइज निप्पल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मैक गोवर्न निप्पल।
लाजमी नहीं है नाम याद हो, लेकिन पता हो कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैक गोवर्न निपल, और वो क्या कर लेते हैं, वक्ती तौर पे बच्चे को मुंह में रख देते हैं। देन क्या करते हैं, वो मुंह खुला रहता है, सांस आ जाती है वक्ती तौर पे, देन ईटीटी पास करते हैं, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है उसका, सर्जरी। ठीक है, वो जो कोनल एट्रेजिया वो प्लेट है उसको हम क्या करेंगे, सर्जिकली रिमूव करेंगे। और इसकी एक साइन क्या थी, हम क्या, जब एनजी ट्यूब पास कर रहे हैं वो कहाँ पे फंस रहा है, नाक में ही, अंदर जा ही नहीं रहा। दूसरा क्या, हम इसको डायग्नोसिस के लिए क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है चीज है? तो ये था कोनल एट्रेजिया। अब बच्चों ने ना हमें दो और भी नई चीजें बता दी। बच्चे बोल रहे थे कि ये ट्रेको ईसोफिजल फिस्टुला भी हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? भाई देखिए, मैंने क्या बोला, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला में क्या होता है, यहाँ का टॉपिक नहीं है। उसके अंदर क्या होता है, जब बच्चे को फीड कर रहे हो ना, तो वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा कफ कर रहा है, उसको चोकिंग हो रही है, और वो पूरी निकाल रहा है फीड। ये मेन कंप्लेन होती है, सांस की कंप्लेन उसको नहीं होती है साइनोसिस की। ऐसे क्यों? क्योंकि ट्रेकिया तो ठीक है ना, सांस तो नीचे जा रही है ना, मसला क्या है, ईसोफेगस और ट्रेकिया मिला हुआ है। अब वो जैसे ही दूध पिएगा तो क्या होगा, वो ईसोफेगस से किस तरफ जाएगा, ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया के अंदर होगा तो क्या होगी, चोकिंग, कफ एंड साइनोसिस ऑन फीडिंग। लेकिन कफ, चोकिंग, और क्या, सारा दूध बाहर निकाल देना, क्यों, ईसोफेगस की कभी कभी क्या होती है, कंप्लीटली एट्रेजिया होती है। समझ आ गई? ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला ऐसे नहीं होता कि बच्चा पैदा हुआ है और उसको क्या हो रहा है, साइनोसिस हो रही। ठीक है, समझ आ रही है रिजवान? ठीक है। अब हम डिस्कस, हो सकता है आपको ये ना आ रहा हो अभी ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, कोई बात नहीं है, हम जीआई में करेंगे। कोनल एट्रेजिया तो समझ आ गया ना? ठीक है। अब कोनल एट्रेजिया, आज के बाद मैं डिफरेंट सिंड्रोम्स की बात करूंगा। सिंड्रोम क्या चीज होती है, एसोसिएशन क्या चीज होती है। देखें भाई, एक पेशेंट है ना, हमें कोई एक फाइंडिंग मिल रही है उसके अंदर, ठीक है, कभी कभी वो हिस्सा होती है किसी सिंड्रोम का। तो हमेशा जब हमें वो एक फाइंडिंग मिले ना, तो हम उसके सिंड्रोम वाले चार पांच फीचर जरूर रूल आउट करते हैं कि कहीं इस बच्चे को, कहीं इस पेशेंट को वो सिंड्रोम तो नहीं है। क्यों? ताकि वो जो एबनॉर्मल दूसरी कंडीशन है उसको हम टाइमली मैनेज कर सके, टाइमली डायग्नोस हो सके। ऐसे ना हो हमने कोनल एट्रेजिया ठीक कर लिया, वो उसके हमने फिर आ रहा है 3 महीने बाद, फिर आ रहा है 8 महीने बाद, में भी उसकी डेथ हो जाए उस मसले की वजह से। तो ऐसे सिंड्रोम्स कौन से हैं? मिसाल के तौर पे एक होता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है भाई, डाउन सिंड्रोम में इनिशियली हमें क्या नजर आता है, अल्फा फीटोप्रोटीन कम आती है, और दूसरा क्या आ रहा होता है, मे बी थोड़े बहुत वीएसटी वगैरह, एएसडी। लेकिन इसके साथ उनको रीनल डिफेक्ट भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना। तो हमें वक्त पे, ऐसे ही टर्नर होता है, टर्नर में भी मल्टीपल इश्यूज होते हैं, किडनी डिफेक्ट्स होते हैं, जेनाइटो यूरिनरी इश्यूज होते हैं, हार्ट डिफेक्ट होते हैं। समझ में आ गई? तो जब भी हम कोई क्या पढ़ेंगे, सिंड्रोम पढ़ेंगे, तो दो तरह से वो टेस्ट होता है। एक तो वो आपको एक चीज देंगे, बोलेंगे इस बच्चे में और क्या मिल सकता है। ठीक है, एक डाउन सिंड्रोम का केस है, वो बोले इसको ड्यूडिनल एट्रेजिया है, अभी नए वर्ड होंगे आपके लिए, परेशान ना हो। तो उसको दूसरा क्या हो सकता है, आपसे पूछेंगे, इसको कार्डिक डिफेक्ट भी हो सकता है, इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। समझ आ रही? एक ऐसे सवाल आता है। दूसरा कैसे सवाल आता है कि इसको ड्यूडिनल एट्रेजिया है, अब आप दूसरा इसका क्या करोगे। तो अगर आपको पता होगा कि इसको हार्ट डिफेक्ट भी होंगे, तो वहां पे इको लिखा होगा, तो आप क्या टिक करोगे, इको। समझ में आ गई? तो इसी तरह ये जो कोनल एट्रेजिया है ना, ये एसोसिएटेड है एक सिंड्रोम के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज सिंड्रोम। तो जिसको भी एट्रेजिया कोना होगा, उसको हम जरूर रूल आउट करेंगे चार्ज सिंड्रोम। और चार्ज सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एक तो कोलम्बोमा ऑफ आई। अब कोलम्बोमा ऑफ आई क्या है, ऐसे समझ लो, उसके अंदर आई की जो मेम्ब्रेन्स है ना, वो सही से डेवलप नहीं हो पाएगी, आई का कोई डिफेक्ट होगा, एक। दूसरा, एच फॉर हर्ट डिफेक्ट होंगे। ए फॉर एट्रेजिया ऑफ द कोना या कोनल एट्रेजिया। अब क्या बचा, आर फॉर उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होगी। एंड जी फॉर जेनाइटो यूरिनरी डिफेक्ट हो सकते हैं, और ई फॉर एयर डिफेक्ट, यानी उसका हेयरिंग लॉस भी हो सकता है।
तो हमें केस कैसे आ सकता है, अ न्यू बॉर्न प्रेजेंटेड इन द ईआर जस्ट आफ्टर बर्थ, वही हॉस्पिटल में देखा जा रहा है, उसको क्या है, कोनल एट्रेविया है। दिस चाइल्ड इज एट इंक्रीज रिस्क ऑफ व्हाट, सही है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरोनल हेयरिंग लॉस, ठीक है। तीसरा मैं बोलूं रिकरेंट फ्रैक्चर्स। चौथा मैं बोलूं इसके अंदर क्या होगा, अर्ली ऑनसेट एल्जाइमर। तो क्या होगा इसके अंदर, ऐसे आता है सवाल। तो देखो इसको क्या था, एक कोनल एट्रेविया थी ना, तो दूसरा एक ही चीज मैंने बताई है चार सिंड्रोम में से, शाबाश। ये पता नहीं ऐसे खुद ही वो कर रहे हो या इशारा कर रहे हो, ठीक है भाई। तो ये इसको क्या होगा, हेयरिंग लॉस हो, समझ आ गई ऐसे। अब पहला दिन है ना, कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता दिमाग को खोलो, ठीक है, मैं ऐसे सवाल पूछूंगा, ठीक है भाई। तो अब आप लोग इसको रीड दे दें। अब हम मूव कर रहे हैं पेज नंबर 679 पे, और यहाँ पे हमारे दो तीन टॉपिक्स हैं, एक तो लंग मेलफॉर्मेशंस है और दूसरा है एल्वेलर सेल टाइप्स, एंड तीसरा टॉपिक है नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब सब ने बुक बंद कर लेने और सबसे पहले मुझे एक जवाब देना है सवाल का। चले, वी हैव अ 3 hour old boy in the labor room examined for what, for respiratory distress। बच्चे को क्या हो रहा है, बच्चा इज रैपिडली ब्रीथिंग, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है और उसकी जो है वो साइनोसिस भी बहुत ज्यादा हो रही है। जब आपने ऑस्कल्टेशन की तो आपको हर्ट साउंड जो ऑस्कल्टेशन पे किस तरफ मिल रहे हैं, राइट साइड पे मिल रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, वो माइक बंद कर दे, उस पर क्लिक करके रखें, वो बंद हो जाएगा। मुझे दे, हाँ मुझे दे, कोई बात। ठीक है, दूसरा उस बच्चे को क्या हो रहा है, ऑस्कल्टेशन राइट साइड। दूसरा क्या हो रहा है, आपको गट साउंड सुनाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड पे। जब आपने उस बच्चे का एक्सरे किया तो बच्चे के अंदर क्या मिल रहा है, abdominal content into the left side of the chest cavity। अब what is the most likely cause of this, his respiratory distress, या डायग्नोसिस क्या है और उसके पीछे उसका कॉज क्या है। ठीक है भाई, एक ये सवाल है आप लोगों से। दूसरा आप लोगों से क्या सवाल है कि एक बच्चा है जो कि क्या हुआ है, अभी अभी पैदा हुआ है और उसको क्या इशू हो रहा है, सेम वही रेस्पिरेटरी इशू। ठीक है, उसके अलावा ये जरूर मुझे रिप्रो वाले जवाब दें बच्चे। ठीक है, उसकी मदर को क्या था, इक्लेम्शिया था और हाइपरटेंशन था और वो स्मोकर भी थी। ठीक है, जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसको हम क्या देख रहे हैं, उसके एक दो कॉन्ट्रेक्चर्स भी हैं, फ्लैट, ये नोज भी फ्लैट है, फेस के बोन भी फ्लैट है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है, बच्चे की जब हम एक्सरे कर रहे हैं तो हमें लंग का वॉल्यूम बहुत कम, बहुत छोटे लंग्स नजर आ रहे हैं। तो इस बच्चे के अंदर क्या डायग्नोसिस है, तो ये हम सीखेंगे पढ़ के अभी। ठीक है, तो द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज व्हाट, द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज लंग मेलफॉर्मेशन, और उसके अंदर सबसे पहला हमारा क्या टॉपिक है, लंग पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। अब पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया क्या चीज है बच्चों, यस जीशान शाबाश। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया क्या क्या मतलब है, कि यानी लंग बड तो बना था, उसकी डेवलपमेंट तो हो रही थी, लेकिन लंग्स पूरे नहीं बने, छोटे से लंग्स बने हैं। ठीक है, यानी उसका प्राइमोर्डियल टिश्यू था, ये बात रिप्रो वालों प्लीज इस बात को समझो, ये हमने डिस्कस की थी। प्राइमोर्डियल टिश्यू था यानी लंग बड था, लेकिन उसमें क्या हुआ है, लंग डेवलपमेंट नहीं हो पाई किसी भी सेकेंडरी मसले की वजह से। अब आपकी बुक दो मेन कॉजेज बता रही है, जो कि मैंने आपको दो मेन केसेस बताए। एक कॉज क्या हो सकता है, अभी अभी आपने रीड दी, वो क्या रीड दी, कि बच्चा क्या करता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो पी रहा होता है, और वो पी के पता है क्या होता है, ये जो चेस्ट केविटी है वो ऐसे एक्सपेंड होती है, लंग फिल होते हैं और वो ऐसे बड़े होते हैं,
समझ रहे हो एमनियोटिक फ्लूइड क्या चीज होती है? वो जो बच्चे को एक फ्लूइड सराउंड करता है, वो पी के बच्चे की क्या होती है, चेस्ट कैविटी ऐसे बड़ी होती है, लंग एक वॉल्यूम आ जाता है लंग्स के अंदर। तो ये बहुत जरूरी होता है किसके लिए? लंग की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। तो अगर ये फ्लूइड कम होगा, यानी कौन सा फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल वर्डों में? ओलिगोहाइड्रोनोमियास। ठीक है, नए वर्ड होंगे, परेशान ना हो, बहुत मर्तबा डिस्कस करेंगे। पुराने जो बच्चे हैं वो छठी बार ये कहानी सुन गए। ठीक है, तो क्या हुआ? फ्लूइड कम हुआ, उसको हमने क्या बोला? ओलिगोहाइड्रोनोमियास। वो फ्लूइड कम होगा तो वो इनगल्स भी कम करेगा, तो लंग नहीं बनेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया। और वो दूसरा पता है क्या करता है फ्लूइड? वो प्रोटेक्ट करता है बच्चे की फेस को, ये लिम्स को। अगर वो नहीं होगा तो बच्चे का ऐसे मुंह प्रेशर पे क्या होगा? नाक ऐसे फ्लैट नोज, फेशियल बोन्स फ्लैट, बाजुओं में क्या हो जाएंगे? कंट्रेक्चर्स होंगे बच्चे के। समझ आ गई? तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टर्स सीक्वेंस। एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से ये जो इतने सारे मसले हो रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? पोर्टर सीक्वेंस। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? लंग हाइपोप्लेसिया। तो एक समझ आ गया कॉज? जो मैंने दूसरा केस बताया कि मदर को क्या है, हाइपरटेंशन था, उसकी वजह से क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड कम बनता है। फिर क्या हुआ? वो उसके फीचर्स सही नहीं बने, लंग छोटे से हैं। मैंने साथ में दिए ना दूसरे। दूसरा मैंने क्या बोला था, आप लोग बताओ दूसरा केस। दूसरा केस ये होता है, आप लोगों को पता है कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी से कौन अलग करके रखता है? डायाफ्राम। और डायाफ्राम किससे बनता है पता है आप लोगों को? एक क्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है। प्लीज इस वर्ड को याद रखें अभी के लिए, ये भी टॉपिक कहीं और लिखी हुई है। किससे बनता है? प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन से। किससे? क्योंकि ये सवाल आता है ना, मैं तभी 3 बार याद करा रहा हूं। उससे क्या बनता है? ये डायाफ्राम बनता है और पूरी प्लूरा बनती है। हुआ क्या, अगर ये डायाफ्राम ये नहीं बन रहा सही से, कहीं पे डिफेक्ट आ गया, कोई ओपनिंग आ गई, तो होगा क्या? ये जो एब्डोमिनल कंटेंट है ना, पूरे किसके अंदर आ जाएंगे? चेस्ट कैविटी में। अब लंग कहां डेवलप हो? ठीक है, तो होता क्या है? ये ज्यादातर किस तरफ होता है डिफेक्ट? मोर कॉमनली लेफ्ट साइड होता है। राइट साइड पता है क्या प्रोटेक्ट करता है इस डिफेक्ट को? लिवर, ऑर्गन को ऊपर ही नहीं आने देता। तो ज्यादातर ये कॉमन होता है लेफ्ट साइड में। और बच्चा कैसे जब पैदा हुआ तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मैंने क्या बोला? राइट साइडेड हर्ट साउंड। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गन क्या कर रहे हैं? कार्डिक उसको इस तरफ धकेल रहे हैं। वो डेक्स्ट्रोकॉर्डिया नहीं है, वो क्या है? हर्निया की वजह से। दूसरा क्या मैंने बोला? बाउल साउंड आपको सुनाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन कहाँ आ गए? चेस्ट कैविटी में। एक्सरे पे आपको क्या नजर आ रहा है? मे बी एयर फ्लूइड लेवल्स नजर आए यहाँ पे। तो दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ व्हाट? कंजेनाइटल डायाफ्रेगमेटिक हर्निया। समझ आ रही है बच्चों? आ रही है समझ? ज्यादा हो रहा है? चले, अब एक और केस है। एक पेशेंट है आपके पास, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, और उसको ना अभी रिसेंटली क्या हुआ था? नमूनिया वगैरह हो गई थी। लेकिन नमूनिया को ठीक हुए तकरीबन 1 महीना गुजर गया है, लेकिन वो बोल रहा है कि उसको क्या है? चेस्ट कैविटी में ऐसे पेन पेन सा रहता है। जब आपने उसका एक्सरे किया तो आपको ना लंग्स के अंदर एक इतनी सी सिस्ट नजर आ रही है, छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, जो कि फ्लूइड फिल्ड है। और द मोस्ट लाइकली जो कि गोल है, राउंड सी है, रेगुलरली शेप्ड है, और वो बिल्कुल ही डिटेच्ड है। जब आपने उसकी निकाल के सर्जरी करनी पड़ी और आपने जब बायोप्सी की, तो वो क्या था? वो नॉर्मल लंग टिश्यू की तरह उसकी बायोप्सी थी। What is the most likely diagnosis? This is bronchogenic cyst. No, not ARDS, Dishan. ARDS हम पढ़ते हैं, बिल्कुल ही आप तो उल्टा बता रहे हैं। ठीक है भाई, दिस इज व्हाट? दिस इज ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। ये क्या चीज है? याद है हमने क्या पढ़ा था? फोरगट से लंग बड बना, लंग बड फिर ग्रो करता है। अब इस डेवलपमेंट के दौरान ना एक गोश्त का, चले आपके लिए आसान कर रहा हूं, छोटा सा टुकड़ा क्या हो जाता है? उस इसोफेगस से भी अलग, लंग्स से भी अलग, वो छोटा सा एक लंग के बीच में वो बड़ा हो जाता है, और वो एक सिस्ट फॉर्म में, यानी इसे गोल सी कैविटी फॉर्म में बन जाता है। और वो लंग्स में कैसे और कोई तकलीफ नहीं देता, लेकिन जब बड़ा होता है तो मे भी थोड़ा बहुत चेस्ट पेन और इन्फेक्शन होता है ना, तो इसकी वजह से वो
और सबसे बड़ा सर्जरी हमें क्यों करनी पड़ती है इन पेशेंट्स की, कि हमें शक होता है कि कहीं ये क्या तो नहीं है, लंग कैंसर तो नहीं है। सही है, तो ब्रोंकोजेनिक्सिस समझ आ गई। ठीक है, आ गई। अब चले, आज नहीं बता रहे वो बात भी, आप लोगों की जो फेसेस है ना उनको देख के मुझे लग रहा है कि अभी से नॉलेज बहुत ज्यादा हो गई है। इसके अलावा अब हम मूव कर रहे हैं, चले क्लब सेल्स पे, और जो एल्वेलर सेल्स है। हमने क्या पढ़ा था कि एल्वेलर जो लंग्स हैं उनके अंदर 3 से 4 तरह के सेल्स होते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एल्वेलर सेल्स वो क्या कर रहे होते हैं, एल्वेलाई को लाइन कर रहे होते हैं। ये बात याद रखिएगा, जो पहला लेक्चर होता है ना, किसी भी मॉड्यूल के पहले 2 लेक्चर इतने नॉलेज से भरे होते हैं, क्योंकि सब चीजें आप पहली बार सुन रहे होते हैं ना। फिर बार बार सुनेंगे तो फिर मजा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी लगेगा कि ये तो बहुत हो रहा है, इतनी सारी बातें पता चल रही है, तो याद करने की कोशिश करें। ये हम बार बार डिस्कस करेंगे, फिक्र ना करें। टाइप 1 न्यूमोसाइट होते हैं, जो कि कौन से होते हैं, क्यूबॉइडल शेप होते हैं, और वो लाइन कर रहे होते हैं लंग की कैविटी को। दूसरे क्या होते थे, बीच बीच में क्या होते हैं उनके, टाइप 2 न्यूमोसाइट, जो कि क्या सीक्रेट करते हैं, सर्फेक्टेंट। तीसरे वहां पे सेल्स कौन से होते हैं, एल्वेलर मैक्रोफेजेस होते हैं। उनका काम क्या होता है, इनगल्फ करना बैक्टीरिया को, फॉरेन पार्टिकल्स को। 3 सेल समझ आ गए किसके अंदर, एल्वेलाई के अंदर। इसके अलावा एक और स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लब सेल या क्लारा सेल्स। इतना पता हो कि वो क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, कोई भी खतरनाक या खराब चीजें आ गई तो, बस दैट्स इट। इतना समझ आ गया 4 से। अब हम ज्यादा डिटेल में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे, और ये चीज टेस्ट होती है, प्लीज इस डायग्राम को गौर से देख लें, ये जरूर टेस्ट होती है। वो क्या चीज है भाई, सबसे पहले तो देख लें बच्चों, मैंने आप लोगों को ये नहीं दिखाया, ये क्या चीज है, ये जो अब मोबाइल खोल लें आप लोग भी, ये पिक्चर है, ये क्या चीज है, ये जो बच्चे को वो की हुई है वक्ती तौर पे, दिस इज वॉट अ मेक गवर्न निपल लुक लाइक्स। ठीक है भाई, उसने क्या किया है, वक्ती तौर पे उसको माउथ को ओपन कर लिया, ये समझ आ गई। याद ना हो कोई बात नहीं है, मैंने वैसे ही दिखाया ताकि आपको टॉपिक समझ आ जाए। देन दिस इज वॉट, दिस इज योर कोनल एट्रेजिया। क्या हो रहा है, ये नॉर्मल है भाई, देखें यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, पास हो रहा है कैथेटर। ये क्या हो रहा है, ये एक बोनी या मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि नाक को क्या कर रही है, बंद कर रही है। ठीक है, समझ आ गई, पिक्चर्स देख रहे हैं आप लोग भी। देन वी हैव दिस, लंग को अगर हम हिस्टोलॉजी के तौर पे देखें एल्वेलाई को, तो हमें क्या नजर आ रहा होता है, हमें नजर आ रहा होता है उसके अंदर सबसे पहले अगर हम ड्राइंग के थ्रू देखें, एक तो क्या ये जो नॉर्मल लाइन कर रहे हैं, देखिए इसको, ये पूरा लाइन कर रहे हैं, ये कौन से हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट। प्लीज ये जो टाइप 2 है ना, ये यूएसएमएलई में पूछते हैं, मैं बार बार तभी बोल रहा हूँ। टाइप 1 न्यूमोसाइट क्या कर रहे हैं, नॉर्मली लाइन कर रहे हैं, ये पतले होते हैं, लेकिन क्लस्टर्ड में थोड़ा सा बड़ा सा ब्लू सा सेल बीच बीच में कौन सा आ रहा है, वो टाइप 2 न्यूमोसाइट है। एल्वेलर मैक्रोफेजेस आपसे कोई भी नहीं पूछता। और तीसरा क्या है यहाँ पे, कैपिलरी है। कैपिलरी किस लिए है अदीब, ताकि गैसियस एक्सचेंज भी तो हो। ठीक है भाई, समझ आ गई। अब एक और चीज देखें, ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट है ना, उनकी देखो और ज्यादा जूम किया हुआ है उन्होंने। इनके अंदर ये जो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है ना, रिजवान, वो कहाँ पे होता है पता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट में भी सर्फेक्टेंट, वो लेमिनर बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस होता है। बस वो एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या बोला है मैंने अभी, लेमिनर बॉडीज। ये प्लीज पता हो आप लोगों को, ये भी पूछा जाता है। और वो ये उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे ये चीज दिखाई हुई है। ये समझ आ गई आपको बात। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि वाई सर्फेक्टेंट इज सो इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। चले उससे पहले एक और चीज मैं दिखा दूं इसी डायग्राम में, इनके बीच ना ये भी सवाल आता है, वंस अगेन ये भी सवाल आता है एफसीपीएस में भी, यूवर्ल्ड में भी, यूएसएमएलई में भी। इनके बीच ना एक छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे नजर तो नहीं आ रहे, बहुत माइक्रो पोर्स होते हैं इन एल्वेलर सेल्स के बीच में। उनको क्या बोलते हैं, पोर्स ऑफ कोहन बोले या कौन बोले, जो भी, KOHN, पोर्स ऑफ व्हाट, कौन। ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं अदीब,
ताकि वो जो गैसियस एक्सचेंज है वहां से हो पाती है आसानी से, जो कि फ्लूइड वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर आना होता है, सेल्स वगैरह आते हैं, और इनके थ्रू ही ब्लड से क्या आते हैं, बैक्टीरिया लंग्स के अंदर, और लंग्स से ब्लड में इंफेक्शन भी इन्हीं पोर्स ऑफ कॉर्न्स के थ्रू होता है। आप लोगों को लगेगा ये तो हमारे थर्ड ईयर के कोर्स में ही नहीं है ये वो, लेकिन देखिएगा ये चीजें टेस्ट होती है। ठीक है भाई, तो जरूर इन बातों को याद रखें और ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली तो ये बात खत्म हुई। अब सर्फेक्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है उससे पहले हम कुछ वर्ड डिस्कस करेंगे, और उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, उनको बोलते हैं जैसे सरफेस टेंशन क्या है, लंग रिकॉइल क्या है, और लंग की कंप्लायंस क्या है। ये तीन वर्ड आपको आने चाहिए। ये पूरी किस में काम आएंगे, पूरी रेस्पिरेटरी में काम आएंगे। आप लोगों ने रेस्पिरेटरी मॉड्यूल कर लिया है? नहीं किया अभी तक? चले, जब करेंगे ना बड़ा मजा आएगा फिर आप लोगों को। तो सरफेस टेंशन क्या चीज होती है भाई? ये एक इनक्लोज कैविटी है ना, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये इनक्लोज कैविटी, अभी मैं इसको हाफ कर रहा हूं, समझ लो ये बालून है। इनकी जो एक लेयर होती है यहाँ पे वाटर की, ठीक है, वो क्या करती है, वाटर की लेयर इस जो कैविटी है इसको कंप्लीटली इनवर्ट पुल कर रही होती है, जो कि इसको क्लोज करा रही होती है। ये जो इनवर्ट पुल होता है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच किसी भी इनक्लोज कैविटी में, स्पेशली किसका हम पढ़ते हैं सरफेस टेंशन, वाटर का, वो जो वाटर मॉलिक्यूल खींच रहे होते हैं, तो वो कंप्लीटली एक बालून को, एक स्फेयर को, लंग्स को क्या कर रहे होते हैं, ऐसे पुश कर रहे होते हैं। उस चीज को हम क्या बोल रहे होते हैं, सरफेस टेंशन। और ये जो बंद हो गया बिल्कुल, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलैप्स, या फिर एटीलेक्टेसिस। समझ आ गई ये बात? अब दूसरा क्या है, तीनों नाम, मतलब एल्वेल सरफेस टेंशन ये टेंशन था जो कि खींच रहा है, वो क्या करा रहा है, कोलैप्स करा रहा है। और लंग्स में इस कोलैप्स को हम क्या बोलते हैं, एटीलेक्टेसिस। सही है, ये हम पेथों में भी पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी, फिक्र ना करें। दूसरा एक क्रम था कंप्लायंस, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंप्लायंस क्या है भाई? ये एक बालून है। बचपन में गुब्बारे कभी किसी ने फूके? कोई गुब्बारा हम आराम से, अभी तो वो पंप आ गए ना, कोई गुब्बारा हम आराम से फूकते थे वो बड़ा हो जाता था। कोई जो है वो बहुत जोर लगाना पड़ता था, वो खुलता ही नहीं था। समझ आ रही है? या पंप भी आप देखते हैं, जो बड़े बालून होते हैं वो इजिली इन्फ्लेट हो जाते हैं, कोई छोटा नहीं हो पाता। ऐसे क्यों होता है? देखें, होता क्या है कि कंप्लायंस क्या चीज है, ये एक राउंड सी एक ट्यूब है, एक बलून है। फॉर सपोज इस बलून को 5 ml एयर चाहिए थी इतना होने में, लेकिन दूसरे को क्या चाहिए थी, 15 ml एयर इतना होने में। तो कंप्लायंस किसकी हुई ज्यादा बेहतर, कि ये जो इजिली फूल रहा है, ठीक है। तो वो लंग्स जो कि थोड़ी सी 5 ml एयर पे क्या हो जाए, ऐसे बड़ी हो जाए, तो वो क्या है, कंप्लायंट लंग है। और वो लंग जो कि हम बहुत ज्यादा प्रेशर से सांस लें फिर भी ना ओपन हो पाए, फिर भी ना बढ़ पाए, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंप्लायंट लंग, यानी उनकी कंप्लायंस कम है। समझ आ गई? अब आखिरी वर्ड है, सॉरी दिस कैन बी ओवरवेलमिंग, बट इलास्टिक रिकॉइल क्या चीज होती है? रबर है ना, आप उसको खींचो, छोड़ो, वो दोबारा अपनी पोजीशन में हो जाएगा। तो आपकी लंग टिश्यू है ना, नेचुरली ऐसे ही बनी हुई है। आप आपको याद होगा, अगर जब आप इंस्पायरेशन करते हो ना, तो आप क्या यूज करते हो, ऐसे इंस्पायरेटरी मसल्स यूज कर रहे होते हो। लेकिन एक्सपायरेशन हम क्या पढ़ते हैं, पैसिव है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही वो प्रेशर छोड़ा, वो खुद ही क्या हो जाती है, रिकॉयल हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक रिकॉयल। अब ये जो सरफेक्टेंट है ना, ये क्या करता है, ये आपकी लंग्स की कंप्लायंस को बेहतर करता है, यानी लंग्स इजिली इन्फ्लेट होते हैं, और कोलेप्स को कम करता है, यानी एटीलेक्टेसिस को कम करता है, ताकि वो कंप्लीटली कोलेप्स ना हो पाए, ऐसे मिल ना हो पाए। तो अगर सरफेक्टेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, लंग्स एटीलेक्टेसिस में चली जाएंगी, कोलेप्स करता है। इतना समझ आ गया? ठीक है, सरफेक्टेंट कौन प्रोड्यूस करता है? शाबाश, किस जगह पे उनमें, कौन सी बॉडीज? लेमिनर बॉडी, ठीक है। और पता है ये कब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है? 24 वीक, 20 से 24 वीक, चलो हम इतना तंग नहीं करते हैं खुद को। इनफ कब तक होती है? 35 वीक तक।
ठीक है भाई। और इसकी प्रोडक्शन में हेल्प कौन करता है, आप लोगों को पता है? कॉर्टिसोल, बच्चे का अपना कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है। तो अब मुझे ये बात बताएं कि हमें एक बच्चा पैदा हो रहा है 28वें से 30वें हफ्ते में, क्या करें उसको भाई? ये तो उसका सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा। एक तो उसके टेस्ट कैसे करें कि पता चले कितना है सर्फेक्टेंट। दूसरा कि हम इसको क्या करें? ये तो पैदा होगा, इसको तो रेस्पिरेटरी लंग कोलैप्स हो जाएंगे ना इसके। क्या करें इस बच्चे को, आप लोग बताओ। कोई बताएगा भाई जूम में से? हम्म। वेंटिलेटर पे। शाबाश डॉक्टर सोबिया, एक जवाब आ गया सही। वेंटिलेटर पे सीधा। अभी तो मदर को क्या हो रहा है? प्रीटर्म लेबर हो रहा है, मतलब उनकी डिलीवरी हमें लग रहा है कि आने वाली है, होने वाली है। तो हम क्या दे रहे होते हैं? मदर को कोर्टिसोल देते हैं, वो शिफ्ट होता है बच्चे के अंदर, जो कि प्रिवेंट करता है कुछ हद तक, नॉट टोटली। वो कोर्टिसोल किधर जाएगा? बच्चे के अंदर। तो हम क्या करते हैं? मदर को जैसे ही प्री टर्म लेबर होता है ना, मदर को एक इंट्रामस्कुलर डेक्सामेथासोन दे देते हैं, कोर्टिसोल दे देते हैं। और वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है किस चीज को? सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी को। जल्दी से वो क्या कराएगा? एक दो दिनों के अंदर सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन बढ़ा देगा बच्चे के अंदर। समझ में आ गई? तो वो कंडीशंस जिनमें मदर के अंदर या बच्चे के अंदर कोर्टिसोल कम होगा, तो वो क्या कराएगा? सर्फेक्टेंट भी कम होगा और बच्चे का रिस्क बढ़ा देगा कि उसको क्या हो? लंग कोलैप्स हो। ठीक है, समझ आ गई। टेस्ट कौन सा होता है? अब सर्फेक्टेंट कहां से प्रोड्यूस हुआ? टाइप 2 न्यूमोसाइड लेमिनर बॉडी। ये बना किस चीज का होता है? ये लेसिथिन का बना होता है। और एक लेसिथिन है जो कि स्पेसिफिकली, लिटरली ये बीसीक्यू आता है जना में, कि किस चीज का बना होता है? लेसिथिन का बना होता है। और स्पेशली कौन सी लेसिथिन? डाई पाल्मेटॉयल फॉस्फेटेडाइल कोलिन। ये नाम मैंने बड़ी मुश्किल से लेना सीखा था, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीपीपीसी। किस चीज का बना है? लेसिथिन। लेसिथिन कौन सी स्पेसिफिकली? डीपीपीसी। और हम ये कैसे मेजर करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड या मदर के यूरिन में से मेजर करते हैं लेसिथिन के लेवल को। जितना लेसिथिन ज्यादा होगा, यानी क्या है? उतना सर्फेक्टेंट इनफ है। और पता है इनिशियली क्या होता है बच्चे के फ्लूइड के अंदर? स्फिंगोमाइलिन। तो हम क्या देखते हैं? जितना लेसिथिन ज्यादा हो या जितना स्फिंगोमाइलिन कम हो, तो हम क्या अज्यूम करते हैं? कि रेस्पिरेटरी डेवलपमेंट हो चुकी है, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस हो चुका है। तो हम क्या देख रहे होते हैं? लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो टू नो द डेवलपमेंट और इनफ प्रोडक्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट। यानी हमें क्या चाहिए? लेसिथिन ज्यादा, स्फिंगोमाइलिन कम। समझ आ गई? तो वो कितना रेशो हो? वो रेशो अराउंड, अगर कितने, मेरे ख्याल से इट इज अराउंड 2 के करीब नॉर्मल होता है। ठीक है, 1.5 to 2 हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल है। और 2 से ज्यादा होता है तो मतलब ये हेल्दी लंग्स है। यानी अगर लेसिथिन कितनी है? 4 है, तो स्फिंगोमाइलिन कितनी होनी चाहिए? 2। 4:2 तो 2। ठीक है, 2 हो लेसिथिन तो स्फिंगोमाइलिन 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ आ गया? इतना ही इस पेज पे था। अभी यहाँ पे आजान हो रही है, मैं एक छोटा सा ब्रेक दे रहा हूँ। सर्फेक्टेंट के बारे में कर रहे थे ना, तो चले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर्फेक्टेंट का हम कैसे मेजर कर रहे होते हैं? लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो। और वो मैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ एक छोटा सा डायग्राम है, जल्दी से देख लें, फिर ये टॉपिक खत्म है आप लोगों का। ठीक है, ये देखिए, ये डायग्राम में हमें कैसे नजर आ रहा है? ये है भाई लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बस सवाल आता है कि हम कैसे मेजर करते हैं लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो, लेकिन वैसे ही अब डायग्राम है तो हमें सीखना चाहिए। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है? सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन अराउंड द लेसिथिन की प्रोडक्शन शुरू हो रही है 20वें हफ्ते में। 26वें हफ्ते के बाद वो बूस्ट हो रही है। और अराउंड 30th वीक वो क्या हो रही है? स्फिंगोमाइलिन से ज्यादा होना स्टार्ट हो रही है। और 35 वीक तक वो कितनी हो रही है? ऑलमोस्ट देखें, अगर वो 3-4 है स्फिंगोमाइलिन, तो लेसिथिन कितनी हो गई है उस वक्त? ये देखें भाई, 3-4 पे वो हो गई है 15, यानी 2 से भी रेशो ज्यादा हो गया है। समझ आ गई? तो बस आपको क्या याद रखना है भाई? विथ
गेस्टेशनल इंक्रीजिंग जेस्टेशनल एज क्या हो रहा होता है, लेसिथिन बढ़ रही होती है, स्फिंगोमाइलिन कम हो रही होती है। तो जितना वो रेशो ज्यादा होगा उतनी क्या होंगी, फीटस की लंग वेल डेवलप्ड होंगी। समझ आ गई ये बात? बस इतना ही समझाना था इसके अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा। उससे पहले सिर्फ एक चीज, ये जो एल्वेलर मैक्रोफेजेस है ना, ये क्या कर रहे होते हैं? ये नॉर्मली जो एल्वेलाई में बैक्टीरिया हो, डेब्रिस हो, थोड़ा बहुत इसको इनगल्फ करेंगे और प्रोसेस करके भेज देंगे। लेकिन एक स्पेशलाइज एल्वेलर हेमरेजेस, सॉरी एल्वेलर हेमरेजेस नहीं, मैंने टॉपिक की बता दी। एक स्पेशलाइज मैक्रोफेजेस हम देख रहे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हेमोसिड्रिन लेडेन मैक्रोफेजेस। कभी ना कभी तो ये वर्ड सुना होगा। ये क्या चीज है, हेमोसिड्रिन लेडेन मैक्रोफेजेस? वो कंडीशंस जिनके अंदर क्या होता है, इन एल्वेलाई के अंदर आरबीसी आ जाते हैं ना, उनके अंदर हमें क्या मिल रहा होता है, हेमोसिड्रिन लेडेन मैक्रोफेजेस एल्वेलाई के अंदर। ऐसे क्यों है भाई? ऐसे इसलिए है कि जब आरबीसी नॉर्मली एल्वेलाई में नहीं होते, आरबीसी क्रॉस करके एल्वेलाई में आए, मैक्रोफेज क्या करेगा, उसको इनगल्फ करेगा। भाई प्रोटीन तो खा गया, वो बचा क्या, आयरन। आयरन क्या रह जाता है उस मैक्रोफेज के अंदर, और इसकी वजह से वो जब हम उस पेशेंट का स्प्यूटम का कल्चर कराते हैं ना, तो आयरन कलर पॉजिटिव, पर्शियन ब्लू होता है कलर, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें क्या समझ आता है कि इस पेशेंट को क्या हुआ है, कुछ ऐसी कंडीशन हुई है कि इसके एल्वेलाई में क्या जमा हुआ था, ब्लड जमा हुआ था, आरबीसी जमा हुए थे। ठीक है, तो ये किसकी फाइंडिंग होती है, इसको पता है दूसरा वर्डों में क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्यूर सेल्स भी बोलते हैं, हेमोसिड्रिन लेडेन मैक्रोफेजेस को। एक तो ये कब होंगे, कोई भी ट्रॉमा हुआ, एल्वेलाई का हेमरेज हुआ, सिवियर निमोनिया हुई, एल्वेलाई का डैमेज हुआ। दूसरा कब होता है पता है, जब हार्ट फेलियर होता है ना, तो खून पीछे क्या होगा, पूल होगा, तो पल्मोनरी एडीमा होती है। पल्मोनरी एडीमा में आरबीसी ज्यादा किस तरफ मूव होंगे, एल्वेलाई में। तो आपको पता है जिनका हार्ट फेलियर होता है, उनके स्प्यूटम कल्चर में या एल्वेलर बायोप्सी में हमें क्या मिलते हैं, हेमोसिड्रिन लेडेन मैक्रोफेजेस, जिनको हम दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर सेल्स भी बोल रहे होते हैं। समझ आ गया? समझ आ गया तो फिर आज का हम आखिरी टॉपिक कर रहे हैं, और इसको आपने बहुत गौर से समझना है। ये आपकी हर जगह पे टेस्ट होता है। वो क्या टॉपिक है भाई, आपके पास, once again you are seeing a neonate in the labor room for respiratory distress। ठीक है भाई, किसके लिए, वो ज्यादा सांस ले रहा है, उसकी सेचुरेशन कम है, उसका रेस्पिरेटरी रेट अराउंड 50-60 जा रहा है। आपने सप्लीमेंटल जल्दी से उसको ऑक्सीजन दी, फिर भी उसकी सेचुरेशन इंप्रूव नहीं हो रही है। ठीक है भाई, जब आपने मदर की हिस्ट्री ली, तो मदर वाज व्हाट, डायबिटिक पेशेंट, और वो सही अपना ख्याल नहीं रखती थी। ठीक है भाई, बच्चा आपको दिखने में क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा हेवी बच्चा लग रहा है, 5.5 से 6 किलो उसका वजन है। और जब आपने उसका चेस्ट एक्सरे किया है, तो आपको क्या मिल रही है, ग्राउंड ग्लास अपेयरेंस मिल रही है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? अब जीशान बताए, जो उसने पहले मुझे बताया था, क्या डायग्नोसिस है ये? केसेस समझ ना आ रहे हो कोई बात नहीं। अच्छा, जब तक सब बच्चे डायग्नोसिस बताएं, शाबाश डॉक्टर सोबिया। देखे मेरी बात सुने, पहला दिन है ना, आपको हो गई इतनी सारी नॉलेज, ये हमें याद नहीं हो रही है, क्या क्या है, ये सब चीजें दोबारा डिस्कस होंगी, पहली बात। दूसरा क्या, कि पहले जो 2 दिन होते हैं ना किसी भी मॉड्यूल में, बहुत न्यू चीजें हमें पता चल रही होती हैं। आपको समझ आ रहा है, ये इनफ है। याद हर चीज कोई मैजिक नहीं है कि याद हो जाएगा एक दफा में। ठीक है, समझ आ रहा है, ये मोर देन इनफ है। रिकॉल नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, बुक में लिखा हुआ है, आगे भी चीजें, ये जो जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, मुझे ऐसे खुद से याद नहीं होगी, मैंने यहीं से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको भी जब आप दोबारा रीड दोगे, तो आपको खुद ही समझ आ जाएंगी, फिक्र ना करें। याद करने की कोई टेंशन ना ले, समझ जरूर आना चाहिए थे ना, समझ ही ना आए और सुन रहे हैं। ठीक है भाई, तो दिस वाज द टिपिकल केस ऑफ किसका, नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब आज समझिएगा अच्छे से, वरना हमें क्या पता पता चलता है, ड्यू टू सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्या करेंगे, बच्चे को सर्फेक्टेंट देंगे और क्या, हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे, नहीं ठीक होगा तो वेंटिलेशन दे ही देंगे। हम ऐसे याद करते हैं ना,
लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये हो क्या रहा है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस क्या चीज है। सुना है कभी ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस? नहीं सुना? आप लोग पे तो अभी आ रहे हो ना, चलो कोई बात नहीं। तो सुने, होता क्या है, कोई भी ऐसी कंडीशन हुई जिसके अंदर बच्चे के अंदर क्या हुआ, सर्फेक्टेंट कम बना, उसका मैंने अभी एक रीजन क्या बताया, मदर को डायबिटीज हो, ये मेजर रीजन है नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम का। होता क्या है कि मदर को जब क्या होती है, डायबिटीज होती है ना, तो बच्चे को भी वक्ती तौर पे डायबिटीज हो जाती है और बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो पता है बच्चे के अंदर जब बहुत ज्यादा इंसुलिन होती है तो उसके अंदर कॉर्टिसोल बहुत कम प्रोड्यूस होता है। जब कॉर्टिसोल बहुत कम प्रोड्यूस होता है तो सर्फेक्टेंट उसका इनफ बनता ही नहीं है। जब नहीं बनेगा तो जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा, उसकी लंग्स कोलेप्स कर जाएंगी। लंग्स कोलेप्स कर जाएंगी तो वहां पे क्या, एक तो ऐसे खुली हुई है, एयर से भरी हुई लंग्स है, कोलेप्स कर गई तो क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी, साइनोसिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डज नॉट रिस्पॉन्स टू नॉर्मल फ्लो ऑक्सीजन, पहली बात। दूसरा, ये कोलेप्स कर गई है तो अब टिश्यू हमें कैसे से मिला मिला हुआ मिलेगा, और वहां पे एक प्रोटीनियस मटेरियल भी सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। तो एक बात पता है, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, उस प्रोटीनियस मटेरियल की वजह से जिलेटिनियस मटेरियल वहां पे जमा होता है और लंग टिश्यू ऐसे मिला मिला नजर आता है। तो इसकी वजह से इसको हम दूसरा नाम देते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। ठीक है भाई, क्या, नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिसीज को दूसरा हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज भी बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि लंग कोलेप्स, टिश्यू साथ में प्रोटीनियस मटेरियल आ जाता है वहां पे, तो वो ऐसे, तभी हम नाम दे रहे हैं हाइलाइन। ठीक है, समझ आ गई। अब एक्सरे पे क्यों ऐसे हुआ, हम ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस क्यों बोल रहे हैं, ये फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर वाले मुझे बताएं। भाई ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है क्या, आप लोगों ने तो बहुत बार पढ़ी होगी नो डाउट, थर्ड ईयर वालों को रियायत है ये। कोई बताए, फोर्थ और फाइनल ईयर दोनों। डॉक्टर सवेरा, आप तो यू वर्ल्ड कब से कर रही हैं, आप भी बताएं। और डॉक्टर सोबिया, जीशान, डॉक्टर बंसी कुमार अभी ज्वाइन किया हुआ है हमें या छोड़ के चले गए, डॉक्टर अरबाब, ब्रोकन ग्लास अपीयरेंस मतलब क्यों, डॉक्टर बरखा, हाउस ऑफिसर है हमारे पास, कोलेप्स की वजह से, समवॉट कोलेप्स की वजह से। अच्छा, अब गौर से समझना है ये क्या चीज है, पहली बार और आखिरी बार में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखें। पहली बात तो ये कि हम जब एक नॉर्मल एक्सरे ऑफ द लंग्स देखते हैं हमें क्या नजर आता है, ब्लैक ब्लैक नजर आता है ना, चलो हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, ब्लैक ब्लैक नजर आता है लंग। क्यों नजर आती है, क्योंकि उसमें एयर होती है तो पूरी ब्लैक नजर आती है। कभी भी कोई मास होता है या नमूनिया होती है तो हमें क्या नजर आता है, वो पेज पूरा वाइट नजर आता है। ये सम और डॉक्टर सोबिया प्रोटीनियस मटेरियल की वजह से भी, बट मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, अब सुन ले। ब्लैक नजर आया, बिल्कुल एयर। व्हाइट नजर आया, बिल्कुल किसकी तरह, बिल्कुल किसकी तरह, कोई नमूनिया वगैरह हुई, कोई इन्फेक्शन हुआ तो प्योर व्हाइट नजर आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ना प्योर ब्लैक नजर आता है ना प्योर व्हाइट नजर आता है। होता क्या है इसके अंदर, एल्वेलाई कोलेप्स कर गए, ऐसे तो नहीं होता ना पूरी लंग्स कोलेप्स कर गई, यहाँ पे हुए, यहाँ पे हुए, यहाँ पे हुए, अलग अलग पूरी लंग फील्ड में एल्वेलाई कोलेप्स करते हैं। वहां पे थोड़ा थोड़ा प्रोटीनियस मटीरियल आ जाता है और वो क्या कर रहा होता है, ऐसे ऐसे व्हाइट व्हाइट पेचेस पूरी फील्ड में दे रहा होता है, ग्रे कलर के हेवी पेचेस दे रहा होता है। किसमें, पीछे ब्लैक फील्ड होती है, आगे क्या होता है, पूरे व्हाइट व्हाइट पेचेस नजर आ रहे होते हैं। तो ये क्या सिचुएशन हो गई है, ना लंग पूरी व्हाइट होती है ना पूरी ब्लैक होती है, पूरी लंग फील्ड में हमें क्या नजर आ रहा होता है, ऐसे नजर आता है पीछे कुछ ब्लैक खड़ा है, आगे उसके कुछ धुंधला था व्हाइट आ गया है। तो रेडियोलॉजिस्ट उसको क्या बोलते हैं, दिस इज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। अब ग्राउंड ग्लास पता है क्या है, कभी प्राइवेसी वो ग्लासेस देखे हैं जो कैसे ब्लरी से होते हैं, उस तरफ नजर नहीं आता, हॉस्पिटल सेटिंग में, वॉशरूम्स में, अंग्रेजों के वॉशरूम में, हमारे में नहीं, ठीक है, वो जो शॉवर एरिया अलग होती है,
तो वहां पे एक ब्लरी सा व्हाइट ग्लास होता है ना, तो रेडियोलॉजिस्ट सिंपली उसको क्या बोलता है, वो जो पेची सा व्हाइट उसको हेजी नजर आ रहा है, पीछे पूरी ब्लैक लंग्स नजर आ रही है, उसको क्या बोलता है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। एंड दिस इज वेरी वेरी टिपिकल फॉर व्हाट, नियोनेटल आरडीएस। लेकिन ये हमेशा वहां पे मिल सकता है जहां पे क्या हो, जहां पे लंग्स कोलैप्स हो रही हो और वहां पे कोई मटेरियल फील्ड हो, कोई लिक्विड फील्ड हो। इसको ट्रीटमेंट में क्या देंगे, पहले क्या होता था, हाई फ्लो ऑक्सीजन और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते थे। व्हाट इज पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, यानी वो क्या करती है, अभी के लिए वो क्या करती है, एल्वेलाई को बंद ही नहीं होने देती, हमेशा प्रेशर रखती है। ठीक है, क्या क्या ट्रीटमेंट, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब सिंथेटिक सर्फेक्टेंट भी आ गया है, तो हम थ्रू ईटीटी वो क्या दे रहे होते हैं, सर्फेक्टेंट भी बच्चे को दे रहे होते हैं। तो क्या ट्रीटमेंट था आदिल, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अलोंग विथ सर्फेक्टेंट। समझ आ गई ये बात, न्यूनेटल आरडीएस समझ आ गया आप लोगों को, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस भी समझ आ गई। अब एक मसला आ गया भाई, क्या मसला आ गया, ये जो आरडीएस वाला बच्चा है ना, हफ्ता से एक महीने तक ना किस पे रहता है, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे। बाद में भी थोड़ा इसको ऑक्सीजन की नीड होती है। इसके दो तीन साइड इफेक्ट हैं, एक तो मुझे जिन्होंने आय पढ़ी है ना मुझे वो बताएं। बच्चा पैदा हुआ है और हम उसको ऑक्सीजन पे रख रहे हैं, क्या होगा, आप लोग भी बताओ, चलो सोचो सोचो सोचो। हमने अभी एक, शाबाश डॉक्टर बरखा, अभी एक एम्ब्रियो में भी हमने चीज पढ़ी थी। मैंने बोला था इनिशियल डेज में कोई मसला होगा ना तो वो डेवलपमेंट सही नहीं हो पाएगी। वो क्या था, वो जो प्राइमरी सेप्टेशंस थे जब सेकेंडरी सेप्टेशंस में कन्वर्ट होते हैं, वो क्यों कन्वर्ट होते हैं, एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको क्या होती है, हाइपोक्सिया होगी, तो लंग परसीव करेंगी भाई और ज्यादा डेवलपमेंट हो। इनिशियली हमने क्या दे दिया, बच्चे को ऑक्सीजन दे दी, तो वो हाई फ्लो ऑक्सीजन की वजह से वो क्या, उसको हाइपोक्सिया हुई ही नहीं, तो वो क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी सेप्टेशन बनेंगे ही नहीं। तो इस बच्चे को जो बीमारी होती है वो वक्ती तौर पे अप टू 5-6 सालों तक उसको रेस्पिरेटरी इश्यूज रहते हैं, सांस का मसला रहता है, अल्टीमेटली वो 9-10 साल तक ठीक हो जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट तो 9-10 साल तक होती है ना। तो उस जो वक्ती तौर पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेसिया। क्यों हुई, ड्यू टू ऑक्सीजन थेरेपी, वो सेकेंडरी सेप्टेशंस नहीं हो। दूसरा हमें डॉक्टर बरखा ने बताया, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी रेटिना भी डेवलप हो रही होती है। अब हाई फ्लो ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, रेटिना को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही होती है, तो जैसे ही वो ऑक्सीजन हमने बंद कर दी तो रेटिना क्या हो जाती है, अचानक से हाइपोक्सिक। हाइपोक्सिक होती तो नई वेसल्स बनाती है, नई वेसल्स क्या होती है, बहुत नरम होती है, वो जल्दी से टूटने का खतरा होता है, तो रेटिना के अंदर क्या हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। ये मैं थर्ड ईयर वालों की वजह से इतना डिटेल में नहीं बता रहा, बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ठीक है भाई। फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर वाले तो सुन चुके हैं आए के लेक्चर्स। तो बहरहाल दो बहुत बड़े मसले हो सकते हैं किसके, इस ऑक्सीजन थेरेपी के, एक ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया, दूसरा रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। तीसरा क्या हो सकता है मसला, एक होता है डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, बच्चा जैसे ही पैदा होता है ना वो बंद हो जाता है, सीरियस में हम अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे ही पैदा होता है वो बंद हो जाता है, लेकिन अगर बच्चे को बहुत ऑक्सीजन मिले ना तो क्या हो जाता है, वो खुला रह जाता है, और वो एक मरमर सुनाई देता है हमें, जिसको हम बोलते हैं मशीन लाइक मरमर, जो कि किसका मरमर होता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का। ठीक है भाई, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अभी आप लोग अभी से जरूर रीड दीजिएगा प्लीज। एक चीज मैं बता दूं सिर्फ, दूसरे क्या कॉजेज हो सकते हैं नियोनेटल आरडीएस के, क्या कॉजेज हो सकते हैं, एक होता है सी सेक्शन, अगर बच्चे का मदर का हो रहा है, यानी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि कॉर्टिसोल कब रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है जब बच्चा स्ट्रेस में जाए। तो वेजाइनल डिलीवरी में क्या होता है, बहुत 8-12 घंटे तक होता है पैसेज से गुजरना और सब, फीटल स्ट्रेस होती है। अगर सिजेरियन डिलीवरी है विदाउट लेबर क्या हुआ,
उसको बच्चे को स्ट्रेस ही नहीं मिली तो कॉर्टिसोल नहीं हुआ। तो सी सेक्शन इज वंस अगेन अ रिस्क फैक्टर फॉर नियोनेटल आरडीएस, ये जरूर आप लोगों को पता हो। और इसके अलावा बस, और दूसरा प्रीमेच्योर बच्चा है भाई, 26वें हफ्ते में, 28वें, 30वें में, वैसे ही वो किसका रिस्क फैक्टर है, वो नियोनेटल आरडीएस का रिस्क फैक्टर है। ठीक है, अब आप लोग इसको रीड दे दे, और मैं देखता हूं अगर कोई चीज मैंने मिस की तो मैं जरूर आपको बताता हूँ। चलें अदी, वो पिक्चर क्या है, वो है एक्सरे हमारा, ये वाला। ये क्या नजर आ रहा है जो हमने पढ़ा, देखें पीछे क्या है, ब्लैक ब्लैक है, आगे क्या है, वाइट से पेचेस है। हमें क्या लग रहा है यार, ये कुछ कोई ग्लास है जो कि हमें वो कर रहा है। तो इस अपेयरेंस को हम क्या बोल रहे होते हैं, ग्राउंड ग्लास अपेयरेंस। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें थी आज के पहले लेक्चर के लिए। अब